यहाँ पर एक दिन भी, पूरा दिन, एक दिन भी ये मैटर कभी हेयरिंग को नहीं लिया उन्होंने। क्या किसी लड़की का गैंगरेप हुआ, किसी का उसका मर्डर हुआ, ये मैटर सीरियस नहीं था एक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए? अगर मैं देवेंद्र उपाध्याय का वकील बन जाऊं, मान लीजिए कि देवेंद्र उपाध्याय की तरफ से भी तो कोई ना कोई पेश करेंगे कुछ तथ्य को, मैं उनके तरफ से वकील बन रहा हूं और मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि भाई हमारे पास जो मुकदमे आते हैं हमने उसका नॉर्मल सुनवाई किया, अब आपका मैटर अगर इतने पर लगा तो आप हमको कह रहे हैं कि हमारा इंटेंशन खराब है। बराबर है, बराबर है, बराबर है। और मुझे इतना बताइए, दूसरे मैटर कैसे का हाई ऑन बोर्ड आ जाते थे जो जो हमारे बाद में दाखिल हुए वाले, इसकी तो लिस्ट दूंगा मैं। और सुप्रीम कोर्ट का 3 जज बेंच का जजमेंट है साधना चौधरी का, आउट ऑफ टर्न हियरिंग लेना ना, ये भी अनबिकमिंग ऑफ जज है। वो जज को जॉब से निकाल दीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच का जजमेंट है। वो जज के पोस्ट पे रहने के लायक नहीं है। और दूसरी चीज मैं और आपको क्लियर करता हूं, बहुत बहुत ही बेस्ट एग्जांपल देता हूं। हमने जो सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट में लिखा, अभी सुनिए। दिशा सलियन का केस क्या है? सामूहिक दुष्कर्म और मर्डर है एक केस। कितने दिन से चिल्ला रहे हम लोग, उनके ही कोर्ट में 1.5 साल से। और इसके पहले भी नीतीश राणे जी बोल रहे थे, जो भी बोल रहे थे, यही जस्टिस रेवती मोहिते डेरे थी, इन्होंने कभी सुमोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया उसका। लेकिन क्यों नहीं लिया? कि उनके बहन के कोलैबोरेशन वाले पार्टी का वो आदित्य ठाकरे उसमें आरोपी है, उसमें अनिल देशमुख भी आरोपी बनेगा, उसमें उद्धव ठाकरे भी आरोपी बनेगा। तो इसके लिए उन्होंने कोई सुमोटो नहीं लिया, ये डायरेक्ट एलिगेशन है कंप्लेंट में। लेकिन गौर कीजिए, दूसरी केस बदलापुर का एक केस हुआ जिसमें इनको लगा कि ये देवा भाव की सरकार को डैमेज कर सकते हैं। देवा भाव की बोलो या आपने इनकी एकनाथ शिंदे साहब इनके, हाँ। तो क्या करते पता है क्या? जस्टिस रेवती मोहिते डेरे सुमोटो पीआईएल रजिस्टर करके लेती है एक पेपर का न्यूज पढ़ के। अब आगे का जोक सुनिए आप। सुप्रीम कोर्ट का 5 जज बेंच का जजमेंट है, पहला प्रकाश चंद का जजमेंट है 1998 का, उसमें गाइडलाइन दे दिया पूरे ऑल इंडिया के जजेस को। फिर 5 जज बेंच ने, जब अपना पीआईएल हो गया उसके बाद का है ये मामला। हाँ, उसके बाद का है, 1 साल के बाद का है। सुनिए, 1 साल के बाद का, अच्छा। हाँ, वही तो। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ बनाया, चीफ जस्टिस इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। सुमोटो कॉग्निजेंस का अधिकार सिर्फ चीफ जस्टिस को है, कोई भी इंडिविजुअल जज सुमोटो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। और इसके ऊपर 5 जज बेंच ने कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी में 2018 में फिर एक नया कानून बनाया। ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जज सुमोटो कॉग्निजेंस लेगा, वो आदेश को रजिस्ट्री ने, जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं मानने का। हो गया? यहां का जोक देखिए। अभी यहां उस केस का पीआईएल का असाइनमेंट नहीं है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के पास में, फिर भी वो पीआईएल का सुमोटो कॉग्निजेंस लेती है, पीआईएल बनाती है उसको, और चीफ जस्टिस को बोलते हैं कि अब आप इसको आगे का प्रोसीड करो। अब पीआईएल का असाइनमेंट किसके पास में है? वो है चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय के पास में। तो देवेंद्र उपाध्याय ने या तो खुद लेना चाहिए या स्पेशल बेंच कंस्टिट्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये केस में रेवती मोहिते डेरे जस्टिस जो है वो तो राष्ट्रवादी, अभी उनके ऊपर तो ऐसे आरोप लगाए हैं लोगों ने कंप्लेंट्स में कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक्सटेंशन ऑफिस है एनसीपी का। तो अभी उनको, वो तो डिस्क्वालिफाइड है, ऐसे राइटिंग में कंप्लेंट जा चुके हैं चीफ जस्टिस के पास में। ऐसे कंडीशन में जब वो डिस्क्वालिफाइड है तो ये चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय साहब क्या करते हैं, पीआईएल का केस जो ज्यूरिडिक्शन नहीं है,
जो अनलॉफुल कॉग्निजेंस लिया है उसको लॉफुल बताकर सेम जस्टिस रेवती मोहिते डेरे को पिटीशन का असाइन करते हैं कि आप ही सुनवाई करो इसमें। अच्छा, इसका इसका इट इज ऑन रिकॉर्ड कि पहले वो पीआईएल बनाती हैं, कॉग्निजेंस लेती हैं, सुओ मोटो, फिर वो चीफ जस्टिस के पास भेजती हैं और चीफ जस्टिस दोबारा उनको कहती है कि बहुत अच्छी बात है, आपने बड़ा अच्छा काम किया है और ये नेक काम है, आप इसकी सुनवाई करें। वाह, ऑर्डर है, ऑर्डर पूरा अवेलेबल है, कोई भी आदमी चेक कर सकता है, पार्ट ऑफ द ऑर्डर है एक। और देखो हमारा क्या कहना है, हमारा सिंपल है, तो वो बदलापुर में कुछ लड़की के साथ अन्याय हुआ तो उसमें बहुत अच्छा किया आपने, कॉग्निजेंस लिया, एक नहीं 5 जज बेंच उसमें बैठा दो। तो दिशा सालियान को क्या प्रॉब्लम था, वो भी तो समाज की बेटी है ना, कि आरोपी तुम्हारा क्लोज हो गया तो उसमें कोई पीआईएल फाइल होने के बाद में भी आप नहीं सुनोगे, और जिसमें आपको लगता है कि ये मामला सरकार को डैमेज कर सकता है, तो वो सरकार मतलब इनको शिंदे साहब को, फडणवीस साहब को, उसमें आप कॉग्निजेंस लेते हो, ये पॉलिटिक्स शोभा देती है जज को। तो ये ग्राउंड पे तो ये तो आपने स्थापित कर दिया कि ये जज है, ये राजनीतिज्ञ हैं। यही तो आरोप है, यही तो हमारा सैंक्शन एप्लीकेशन ही इसी बात पे है। और इंक्लूडिंग देवेंद्र उपाध्याय। अरे वो तो है ना यार, वो तो मेन मतलब ये दोनों कोलैबोरेशन में, कॉन्स्पिरेसी में है, दोनों कॉन्स्पिरेसी में। नहीं, तो मैं यही कह रहा हूं कि इसका मतलब है कि आदित्य और उद्धव ठाकरे के खिलाफ अगर कोई भी एप्लीकेशन आएगा तो जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और देवेंद्र उपाध्याय नहीं सुनेंगी। नहीं सुना, ये तो स्टैब्लिश किया। उसके बाद एक रेप का ही मामला आया बदलापुर का, उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और एक महिला जज हैं, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने लिया। और नेचुरल जस्टिस का कानून, सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसमें गाइडलाइन दिया, फिर बाद में क्या गाइड, बाजू में रहे। लेकिन आप नेचुरल जस्टिस की डिमांड थी कि वो एक महिला जज थी, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उन्होंने कॉग्निजेंस लिया, बड़ी अच्छी बात। लेकिन आपका जो प्ली है कि भाई दिशा सालियान भी आप ही की बेटी थी, हमारे देश की ही बेटी है, उनके फादर अब कंप्लेन कर रहे हैं। चलिए उस वक्त तो पीआईएल, अब क्या है, आप चलिए उस वक्त कहा जाता तो भाई नीलेश ओझा क्यों आए हैं पीआईएल लेकर के, आपके लोकस पर कुछ सवाल जवाब हो सकता है, जबकि नहीं कर सकते हैं, वो कर नहीं सकते, ये पीआईएल, ये देश का मामला। लेकिन मान लीजिए एक पल के लिए ये भी हो जाता है। अब तो जो विक्टिम है उसके फादर आ गए हैं कंप्लेन लेकर के, नेम्ड कंप्लेन लिख रहे हैं, फिर भी एफआईआर नहीं हो रही है, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो रहा है, कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है। लेकिन मैं उनकी तरफ से फिर वकालत कर रहा हूं, क्यों नहीं ये माना जाए कि आप जो है एक पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए आप आदित्य ठाकरे के खिलाफ अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। बराबर है, वो दिशा के पिता अनर्गल आरोप लगा रहे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे तो भाई आप कॉग्निजेंस लो और कार्रवाई करो ना हमारे खिलाफ, या डिसाइड कब होगा, या आरोप झूठे हैं, आप अंतर्यामी हो गए क्या कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ आरोप है मतलब कॉग्निजेंस नहीं लेने का, और आदित्य ठाकरे उनको सपोर्ट करने वाले जो आरोप है कि जो उनको पॉलिटिकल फायदा दिला सकते हैं, तो उसमें तुरंत कॉग्निजेंस लेने का, इससे ये संविधान की हत्या नहीं है क्या? बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, संविधान के आगे सब समान, कानून के आगे सब समान, कानून की प्रक्रिया सबके लिए समान। कहां गया यहाँ पर? तो ये सबसे बड़ा संविधान की हत्या तो ये दो जजों ने की है, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और उस समय के चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय ने। लेकिन एडवोकेट नीलेश जी, आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि 3,000 करोड़ के केस में किसी को बेल मिलता है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा उनके साथ अंडरहैंड डीलिंग है और हमने जो सजा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का उसको हमने 7 साल का बताया है, ये कैसे कह सकते हैं? हाँ सुनिए, दो चीजें कैसे कह सकते, कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है, आप भी क्या छोटे बच्चे की तरह सवाल पूछ रहे हैं, ऑर्डर में लिखा है उन्होंने
कि इसमें 7 साल की सजा है और सीबीआई कोर्ट का ऑर्डर, सीबीआई का सब ऑन रिकॉर्ड है और गलत है तो फिर हमारे खिलाफ कार्रवाई करो ना। पेंडिंग क्यों डाला फिर पिटीशन? अगर हमारे आरोप झूठे हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करो। एक दूसरी चीज, झूठ लिख दिया। आर पारिक के केस में सुप्रीम कोर्ट का बहुत सुंदर जजमेंट है जजेस के खिलाफ का 2016 का।